Hello everybody. So welcome back to the channel and welcome back to revision through our keynotes. तो आज हम हमारी 11th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर की नोट से रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इन नोट्स के पीडीएफ आपको t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ऑल्सो आप हमें anandmani.com वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड anand_money16 इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चैप्टर का रिवीजन करते हैं थ्रू आवर की नोट्स। सबसे पहले हमें बताया गया है कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं जो कि डक्टलेस है, यानी कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं है। इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में आता है और इनका सिक्रीशन में हॉर्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं। हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हॉर्मोन्स क्या चीज होते हैं? तो हॉर्मोन्स को नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल बताया गया है जो इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह बिहेव करते हैं और बहुत कम अमाउंट में इनका सिक्रीशन होता है। ह्यूमन के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, तो हम हाइपोथैलेमस भी देखेंगे, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनाड्स, इन सब ग्लैंड्स की बात हम एक करके करेंगे जिनका आपको यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया गया है। तो एक एक करके सब ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करती है, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या इंक्लूडेड है? हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जिन्हें आप न्यूक्लियाई बोलते हो। ये सेल्स दो तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। एक आ जाते हैं आपके रेगुलेटिंग हार्मोन, जिनमें रिलीजिंग हार्मोन्स भी आते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी आते हैं, और फिर आ जाते हैं डायरेक्ट हार्मोन्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो जो आपके रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन है, ये थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू सिक्रीशन होता है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन का आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाते हैं, जैसे जीएनआरएच विच आर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो गोनेडोट्रोपिन्स का रिलीज करवाएंगे फ्रॉम द पिट्यूटरी, जिसमें आपके एफएसएच और एलएच गोनेडोट्रोपिन्स आ जाते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीशन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स के सिक्रीशन से पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन इनहिबिट होते हैं। जैसे सोमैटोस्टैटिन अगर रिलीज हुआ तो वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। कुछ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल से, डायरेक्ट एक्सोन से ट्रांसपोर्ट होते हैं पिट्यूटरी में। कौन सी पिट्यूटरी में? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उनका फर्दर सिक्रीशन होता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं हमारे दूसरे ग्लैंड के बारे में, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। इससे कई बार क्वेश्चन आता है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है एक स्टॉक से। दो पार्ट में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड है। एक पार्ट आ रहा है आपके पास एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा पार्ट आ रहा है आपके पास न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस की अगर आप बात करोगे, इसके अंदर भी फर्दर 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है पार्स डिस्टालिस और एक आता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस ही आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। तो सबसे पहले हम आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हॉर्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हार्मोन हमारे पास आ रहा है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो ये ऑब्वियसली बॉडी की ग्रोथ में मदद करेगा ये हार्मोन। अब इनसे होने वाली डिसीजेस याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसऑर्डर्स और डिसीजेस से इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ग्रोथ हार्मोन है और आप यंग एज में बात कर रहे हो, अगर उस टाइम ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाएगा तो बॉडी में अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। इससे जो डिसीज होती है उसे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो रहा है या हाइपो सिक्रीशन हो रहा है तो बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये रिजल्ट करेगा स्टंटेड ग्रोथ में, जिसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, हिंदी में हम कहते हैं बोना। अगर इसी ओवर सिक्रीशन की बात आप करोगे कहाँ पर? एडल्ट्स के अंदर। अगर हम एडल्ट्स के अंदर ओवर सिक्रीशन की बात करें तो एपिफाइजियल प्लेट इस टाइम पे खत्म हो चुकी होती है, लो हो चुकी होती है। तो इस टाइम जिस बोन में ग्रोथ होता है वो होती है आपकी फेशियल बोन, जिसकी वजह से डिसफिगरमेंट हो जाता है। फेशियल बोन्स में, फेस में डिसफिगरमेंट हो जाता है और इससे जो डिसीज कोज होती है दैट इज एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन से एक्रोमेगाली होती है। और भी कॉम्प्लिकेशन इससे एसोसिएटेड होते हैं और प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है। ये डिसीज का डायग्नोसिस डिफिकल्ट है, काफी ईयर्स तक हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते।
सोमैटोट्रोपिन के बाद आप पढ़ सकते हैं कुछ और हॉर्मोन्स के बारे में, जैसे कि प्रोलैक्टिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीआरएल से लिखा जाता है। प्रोलैक्टिन क्या रेगुलेट करता है? मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ और एल्वियोली में मिल्क का प्रोडक्शन। कौन रेगुलेट करता है? पीआरएल। एक और हार्मोन यहाँ पर आप पढ़ते हो एंटीरियर पिट्यूटरी में, विच इज टीएसएच, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है, तो ये आपके थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। ये थायराइड ग्लैंड को जाके कहेगा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। एक और हार्मोन की हम बात कर सकते हैं एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या फिर एसीटीएच। तो ये हार्मोन जाएगा आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे और वहां पर स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन विच इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसके सिवा मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी और सेक्स कॉर्टिकॉइड भी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी, ये भी आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होते हैं और इनके सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट एसीटीएच ही करता है। फिर आपके पास और हॉर्मोन्स हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में जो कि आपके गोनेडोट्रोपिन्स हैं, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। तो एफएसएच का काम क्या होता है? मेल्स के अंदर अगर हम बात करें तो मेल्स के अंदर एफएसएच एंड एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। एफएसएच का काम वहां पे सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करके नरिशमेंट करने का होता है। और वहीं अगर हम फीमेल्स में बात करते हैं तो फीमेल्स में एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है। वहीं अगर आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करो तो ये भी गोनाडल एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है। अगर आप मेल में बात करते हो तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके लेडिक सेल से एंड्रोजन का सिक्रीशन करवाता है, या कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है आपके लेडिक सेल्स से, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। वहीं अगर मैं फीमेल्स में बात करूं तो फीमेल्स में एलएच ओव्यूलेशन करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। ये हॉर्मोन्स हो गए हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के। उसके सिवा हमारी मिडिल पिट्यूटरी भी एडिनोहाइपोफाइसिस में ही आती है, जिसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये आपकी मिडिल पिट्यूटरी है, ये आपकी मिडिल पिट्यूटरी है। ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है विच इज एमएसएच। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस यानी कि आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से फ्यूज होती है, मर्ज होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आ रहा है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी आती है। हाइपोथैलेमस इनके हार्मोन को बनाता है विच इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या करता है? वो सिर्फ इनको स्टोर करने का काम करता है। प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आप हाइपोथैलेमस ही बताएंगे। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। पहला हार्मोन हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम होता है स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना। वो कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के स्मूथ मसल्स में करवाएंगे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, प्लस मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन करने का काम भी इन्हीं का होता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मेन पाचुरेशन हार्मोन भी कहते हैं और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। मेन पाचुरेशन हार्मोन भी कहते हैं और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। उसके सिवा एक और हार्मोन की हम यहाँ पर बात करते हैं, वो है वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिन्हें हम एडीएच कहते हैं। एडीएच का काम होता है वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाना और इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्सॉर्प्शन करवाना। कहाँ से? डिस्टल पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ किडनी से, यानी कि डीसीटी से। इसकी वजह से वाटर का लॉस प्रिवेंट हो जाएगा थ्रू द यूरिन। अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा, किडनी वाटर को कंजर्व नहीं करवा पाएगी, वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इससे जो डिसीज होती है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। ये हमको याद रखना है, ये चीज पूछी जाती है। एडीएच की डिफिशियंसी से जो डिसीज होती है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि आपकी किडनी अब वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमें एक और ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है रूफ ऑफ डायंसिफिलन पे। ये प्रेजेंट होती है रूफ ऑफ डायंसिफिलन पे। बेस ऑफ डायंसिफिलन पे आपका हाइपोथैलेमस होता है, रूफ ऑफ डायंसिफिलन पे पीनियल ग्लैंड आती है। पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है और एक हार्मोन सिक्रीट करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम रहता है, मेलाटोनिन मेलानिन से अलग होता है। मेलानिन पिगमेंटेशन के लिए था जो कि एमएसएच रेगुलेट कर रहा था मिडिल पिट्यूटरी। मेलाटोनिन जो है वो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, 24 आवर रिदम बॉडी को मेंटेन करता है। उसके सिवा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। क्योंकि बॉडी की स्लीप वेक साइकिल इससे रेगुलेट हो रही है तो मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट होती है और ये कहीं ना कहीं डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेजर हमें यहाँ पर याद रखना है हार्मोन मेलाटोनिन और स्लीप वेक साइकिल। नेक्स्ट ग्लैंड जो हमें पढ़ना है वो है थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड के बारे में आप याद रखेंगे, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये 2 लोब्स का बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 लोब्स का बना होता है। ये 2 लोब्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ट्रैकिया की दोनों साइड्स पर। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, किससे? इस्थमस से, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू का है। थायराइड ग्लैंड फोलिकल सेल्स के बने हुए हैं, स्ट्रोमल टिश्यू के बने हुए हैं। इन फोलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके फॉलिक्यूलर सेल्स, और ये फॉलिक्यूलर सेल्स ही सिक्रीट करते हैं हार्मोन। थायराइड का हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन आप 2 पढ़ते हो, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 पढ़ते हो, एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर T3 पढ़ते हो। इनके फंक्शंस, आपके थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, जिसमें से जो मेजर फंक्शन हमें याद रखना है वो है BMR की रेगुलेशन, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की रेगुलेशन। तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, ये सब कौन रेगुलेट करता है? थायरोक्सिन रेगुलेट करता है। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, इसलिए फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करेगा, RBC फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है, एक और हार्मोन रिलीज करता है, विच इज थायरोकैल्सिटोनिन या फिर TCT। TCT के बारे में आपको याद रखना है कि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करता है, इसीलिए बोन पे डिपोजिशन को इंक्रीज कर देगा। तो ये बोन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज कर देगा, बोन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज कर देगा, और ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है। आपके फोलिकुलर सेल्स थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, और पैराफोलिकुलर सेल्स थायरोकैल्सिटोनिन बनाने का काम करते हैं। अब इनसे रिलेटेड डिसीज देख लेते हैं, थायराइड से रिलेटेड। तो पहले जो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे वो हो जाएगा आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको याद रखना है कि हाइपो यानी कि लेस सिक्रीशन, उसमें भी आपके थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाती है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ज्यादातर पहाड़ी लोगों में हो रही है। कौन सी डिसीज का नाम पढ़ते हो? गॉइटर पढ़ते हो। अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म एक मदर को हो जाए, प्रेग्नेंट मदर को हो जाए, तो जो बेबी में डिसीज होगी, बेबी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, है ना, अबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म। तो ये सब प्रेग्नेंट मदर के हाइपोथायरॉयडिज्म होने से हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो डिसीज होती है वो होती है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कोई एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रही है, तो इससे होने वाली डिसीज को बोलते हैं गर्ल्स डिसीज। इससे जो डिसीज होती है उसे हम बोलते हैं गर्ल्स डिसीज। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने गॉइटर पढ़ा, गर्ल्स डिसीज पढ़ी और क्रेटिनिज्म पढ़ा। फिर हम पढ़ लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हाइपो की ही तरह एनलार्जमेंट होगा थायराइड ग्लैंड का, पर यहाँ पर रीजन आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। यहाँ पर रीजन आप कह सकते हो कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं नोड्यूल्स का थायराइड ग्लैंड में, जिसकी वजह से उसके अंदर एनलार्जमेंट हो रही है। अब नॉर्मल इंक्रीज हो गया है थायराइड हार्मोन का, तो इसके अंदर एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज होने से जो डिसीज होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, जो हमें याद रखनी है वो है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज को हम लोग ज़ोंबी डिसीज से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स ज़ोंबी जैसे होते हैं, जैसे कि आई बॉल्स बाहर की तरफ निकली रहेंगी, BMR बढ़ जाएगा, वेट लॉस, पेल स्किन, ये सब सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के या फिर ग्रेव्स डिसीज के। थायराइड ग्लैंड के बाद जो दूसरा ग्लैंड हमें पढ़ना है, नेक्स्ट ग्लैंड जो हमें पढ़ना है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर प्रेजेंट होता है एक लोब में और दूसरा पेयर प्रेजेंट होता है दूसरे लोब में। तो 2 लोब में आपके पास 2 पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हार्मोन ये रिलीज करते हैं वो है पैराथायराइड हार्मोन, जो कि एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना मतलब बोन डेंसिटी को डिक्रीज करना, यानी कि बोन डेंसिटी को डिक्रीज कर देना, क्योंकि बोन से कैल्शियम कम हो जाएगा। तो ये एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। ये बोन से रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, डीमिनरलाइजेशन कर देता है। रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो ये पैराथॉर्मोन PTH और TCT मिल के बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन करते हैं। पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और TCT उसे डिक्रीज करता है। नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ लेते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में।
तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होता है? थाइमस ग्लैंड लोकेटेड होता है वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट के। ये स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है, एओर्टा के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये आपकी हार्ट और एओर्टा के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। जो हार्मोन ये रिलीज करता है वो है थाइमोसिन, विच इज अ काइंड ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। मेनली आपको थाइमोस और थाइमोसिन के बारे में याद रखना है कि ये इम्यूनिटी देते हैं। दोनों तरीके की इम्यूनिटी की बात आ जाएगी। ये टी लिम्फोसाइट भी बनाते हैं यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करते हैं यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी। थाइमस जो होता है एज के साथ डीजेनरेट होने लगता है, इसलिए ओल्ड इंडिविजुअल्स में थाइमस का साइज छोटा होता है। इसी वजह से ओल्ड पर्सन्स में इम्यून रिस्पॉन्सेस कंपैरेटिवली वीक हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो थाइमोसिन हार्मोन है। इतना हमें थाइमस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आता है, नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर आप देखोगे तो उसके दो पार्ट हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेड्यूला। तो जो बाहर की तरफ है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है और जो अंदर की तरफ है वो एड्रिनल मेड्यूला है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स की आपको 3 लेयर याद रखनी है। जोना रेटिकुलरिस, मिडिल में होती है जोना फेसिकुलेटा और बाहर की तरफ होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। इनर आपके पास होती है जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीनों लेयर 3 अलग अलग तरीके के हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। मेजरली ये सब किस में इंक्लूड है? कॉर्टिकॉइड हार्मोन में। हम किसकी बात कर रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में आप किस किस हार्मोन के बारे में पढ़ते हो? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन। एंड्रोजन यानी कि सेक्स कॉर्टिकॉइड यहाँ पर आ जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर हम बात करें तो ये किस में इन्वॉल्व होता है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है यानी कि अलग अलग सेल्स से फॉर्मेशन करेगा। किसकी? अलग अलग मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन करेगा ग्लूकोज की। उसके सिवा लिपोलाइसिस करवाता है और प्रोटियोलाइसिस करवाता है। ठीक है। इट इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेंटेन करेगा, किडनी के फंक्शन मेंटेन करेगा, आरबीसी की प्रोडक्शन स्टिमुलेट करेगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी करवाता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से सेल से रिलीज होते हैं? जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा से रिलीज होते हैं, जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिनमें एल्डोस्टेरोन आएगा मेजरली। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपके जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलस यानी कि किडनी का पार्ट, तो वो वही एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कर रहा है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। एल्डोस्टेरोन के बारे में हम जानते हैं कि ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स इंक्रीज कर देगा और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रीशन करवाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड विच आर एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स। तो ये कौन रिलीज करता है? जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। इसका क्या फंक्शन होता है? क्योंकि ये आपके एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज कर रहे हैं, तो ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये सब काम होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड के। अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाली डिसीजेस की। अगर कॉर्टिकॉइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है या हाइपोसिक्रीशन है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाएगी, फैटीग हो जाएगी। इस डिसीज को आप क्या कहते हो? इस डिसीज को हम किस में पढ़ते हैं? एडिसन्स डिसीज में। और वहीं अगर हम कहें हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो वो आता है आपके कुशिंग सिंड्रोम में, इसके अंदर जो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, जो भी लिपोलाइसिस होगा, तो वो फैट का ब्रेकडाउन होकर आपके फेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये किसके अंदर पढ़ते हो आप? कुशिंग सिंड्रोम में पढ़ते हो। एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो होता है एड्रिनल मेड्यूला का। एड्रिनल मेड्यूला हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं? एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रिनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये किस में आते हैं? कैटाकोलामाइन हार्मोन्स के अंदर आते हैं। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। तो ये क्या क्या करेंगे? ये अलर्टनेस इंक्रीज करेंगे, प्यूपिलरी यानी रोंगटे खड़े हो जाना, स्वेटिंग, हार्ट बीट, हार्ट कंट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना क्योंकि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ग्लूकोज की जरूरत है, लिपोलाइसिस करवाना, प्रोटियोलाइसिस करवाना। कंप्लीटली आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए जो रेडी करते हैं वो आपके कैटाकोलामाइन्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है आपके पास पैनक्रियास।
पैनक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन पार्ट की तरह बिहेव करता है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। एक्चुअली जो पैनक्रियाज होते हैं वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, उनमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। तो मेजरली अगर आप बात करोगे तो 99% तो उनके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट ही होता है जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं, वाटर सिक्रीट कर रहे हैं। बाकी सिर्फ 1% ही एंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाते हैं। ये सिर्फ 1 से 2% ही बनाते हैं पैनक्रियाटिक टिश्यू का। 1.1 से 2 मिलियन आइलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 1 से 2% बनाते हैं पैनक्रियाटिक टिश्यू का। तो दो मेन तरीके के सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। कौन कौन से दो मेन सेल्स हैं? अल्फा सेल्स हैं और बीटा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करते हैं और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या मेंटेन करते हैं? ग्लूकागॉन और इंसुलिन मिलकर ग्लूकोज होम्योस्टेसिस ब्लड में मेंटेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकागॉन की। तो ग्लूकागॉन आपको याद रखना है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। किस पर एक्ट करेगा? आपके लिवर सेल्स पे। क्या करवाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ताकि क्या हो? ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा और सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को डिक्रीज कर देगा ताकि ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो सके। वहीं अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की तो वो बिल्कुल एंटागोनिस्टिक काम करता है ग्लूकागॉन के। वो क्या है? वो हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर है। हाइपोग्लाइसीमिक है, आपकी हिपैटोसाइट्स यानी लिवर सेल्स और एडिपोसाइट पे काम करता है और सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करता है ताकि ब्लड से ग्लूकोज कहाँ चला जाए? हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में चला जाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। इसीलिए हम इसे हाइपोग्लाइसीमिया करवाना कहते हैं। तो ये किस किस को स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजेनेसिस को, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। अब यहाँ से होने वाली डिसीज हम लोगों को याद रखनी है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया रह गया, बहुत टाइम तक हाइपरग्लाइसीमिया रह गया, यानी इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो जो डिसीज हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर ग्लूकोज यूरिन से बॉडी के बाहर आ जाता है, जिसे आप पढ़ते हो ग्लूकोसूरिया के अंदर, और कीटोन बॉडीज की भी फॉर्मेशन होती है जिसे आप पढ़ते हो कीटोनूरिया के अंदर। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि फिर इंसुलिन थेरेपी करवानी पड़ती है। तो डायबिटीज मेलाइटिस दो तरीके का होता है, एक आपका इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है बेटा वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसके सिवा मेल गोनैड और फीमेल गोनैड भी हार्मोन्स रिलीज करें। जैसे अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, मेल गोनैड की बात करूं, तो ये क्या है? ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस है जो कि कहां पर प्रेजेंट है? स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है। इनके अंदर आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और स्ट्रोमल टिश्यू है। तो ये जो बीच में स्ट्रोमल टिश्यू है, आपके लेडिक सेल्स हैं, आपके इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के क्या फंक्शन होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन में है ये मेल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योरेशन के लिए और फंक्शन के लिए। किसके? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के। स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे। मेल का सेक्सुअल बिहेवियर यानी लिबिडो, ग्रोथ ऑफ मसल्स, हेयर्स, अग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या करवाते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिज्म करवाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगी फीमेल गोनैड, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी क्या है? वो भी हार्मोन रिलीज कर रही है, वो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसका काम है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम एक ओवम का प्रोडक्शन करना। ओवरीज कहाँ लोकेटेड होती हैं? एब्डोमेन में होती हैं। ओवरीज के अंदर भी ओवरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं ये एस्ट्रोजन बनाते हैं, जो कि एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है। और जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो फॉलिकल्स के रप्चर होने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिससे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम भी हार्मोन रिलीज करता है विच इज प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन ओवरी से रिलीज होते हैं और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। तो अगर मैं इनका फंक्शन देखूं, एस्ट्रोजन का फंक्शन देखूं, तो एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ओवरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट। मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट के लिए भी बेटा एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरोन की अगर आप बात करो तो वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है,
मेमरी ग्लैंड्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी करेगा और मिल्क सिक्रीशन भी करेगा। याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन सिर्फ और सिर्फ मिल्क फॉर्मेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन मिल्क फॉर्मेशन भी करता है, मिल्क सिक्रीशन भी करता है। और अगर हम बात करें मिल्क इजेक्शन हार्मोन, तो वो हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन हमको याद रखना है ऑक्सीटोसिन। तो मेजर ग्लैंड्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। उसके सिवा कुछ और ऑर्गन भी हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट, जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे हार्ट में अगर हम बात करें तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसका आपको क्या काम याद रखना है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकें। ये काम हो गया एएनएफ का। फिर आते हैं आपके पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो कि किडनी में प्रेजेंट है। तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच इज एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है जो एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। फिर आपके पास आ जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक हार्मोन, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहा है। गैस्ट्रिन खुद हार्मोन का नाम है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है और वो HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करवाता है। एक और हार्मोन हमारे पास आता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का काम क्या होता है, किसके सिक्रीशन करवाना, वोटर और बाइकार्बोनेट आयंस की एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास से, जिसमें आपके एसिनी सेल्स आते हैं, एसिनी सेल्स आते हैं। फिर एक हार्मोन आ रहा है आपके पास कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन की अगर मैं बात करूं तो ये बाइल का सिक्रीशन करवाएगा गोल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन करवाएगा पैनक्रियास से। फिर एक और हार्मोन आता है GIP विच इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। कुछ और भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स जो कि नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू और उनकी रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका हमें सिर्फ फंक्शन याद रखना था। उसके सिवा लास्ट चीज जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं वो है केमिकल नेचर। हम केमिकल नेचर पढ़ते हैं अलग अलग हार्मोन्स का, तो दो ही नेचर आप पढ़ोगे बेटा, या तो वो पेप्टाइड इन नेचर होते हैं या प्रोटीन इन नेचर होते हैं या फिर वो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। अगर मैं प्रोटीनिशियस नेचर की बात करूं तो पेप्टाइड भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, लॉन्ग चेन प्रोटीन भी हो सकते हैं। इसमें आपके कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूडेड हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, सब प्रोटीन इन नेचर होते हैं। वहीं कुछ हार्मोन्स स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, जैसे कोर्टिसोल, जैसे कॉर्टिसोल, जैसे टेस्टोस्टेरोन जो कि आपका एंड्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल जो कि आपके सेक्स हार्मोन्स हो गए, ये सब स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें तो वो आइडोथायरोनिन्स का बना हुआ है और कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं। कुछ हार्मोन्स वो बड़े बड़े पेप्टाइड चेन के नहीं बने हुए, कुछ अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जो कि आपका एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट करता है। तो मेजरली ये दो पार्ट में आ गए, चाहे अमीनो एसिड है, चाहे पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, वो सब प्रोटीन में आ जाएंगे और एक आपके पास आ जाते हैं स्टेरॉइड इन नेचर। तो इनके बेसिस पे हम दो तरीके का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, किसका, हार्मोन एक्शन का, कि जब ये हार्मोन ग्लैंड से सिक्रीट होकर सेल के पास जाता है तो किस तरीके से एक्ट करता है। तो हार्मोन अपना एक्ट करने के लिए या अपना अफेक्ट लाने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ता है। उसके पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टारगेट टिश्यू में होते हैं, जो कि टारगेट टिश्यू में होते हैं। तो आपका हार्मोन उन रिसेप्टर से बाइंड करता है और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद उस सेल में, उस टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल एक्शन रेगुलेट होता है। तो ये हार्मोन रिसेप्टर जिनसे आपका हार्मोन बाइंड करता है बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। एक आते हैं आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, आपके वो हार्मोन जो कि नेचर में प्रोटीन के बने हुए हैं, जैसे कि FSH। अब ये क्योंकि प्रोटीन के बने हुए हैं तो इनका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होता है, ये टारगेट सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि आपके टारगेट सेल की मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन पर ही बाइंड कर जाएंगे। वहां से ये फॉर्मेशन करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर का, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयन, और फिर उसके वो जो आपके सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं वो फर्दर जाकर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को रेगुलेट करते हैं। वहीं अगर मैं स्टेरॉइड हार्मोन की बात करूं, स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करूं, आइडोथायरोनिन की बात करूं, तो इनके रिसेप्टर्स इंट्रासेल्यूलर प्रेजेंट होते हैं। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ज्यादातर आपको ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, इसलिए हम इन्हें न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली आपका हार्मोन सेल के अंदर आता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और किसको रेगुलेट करेगा, जीन एक्सप्रेशन को, क्रोमोसोम के फंक्शन को।
बाय द इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वो डायरेक्टली जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करेगा और उससे आपके बॉडी में या सेल में या टिश्यू में बायोकेमिकल एक्शन से फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है कि अगर एक पेप्टाइड हार्मोन आया तो उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट था, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, तो उसके अंदर सबसे पहले सेकेंडरी मैसेंजर्स बने और उन्होंने रिस्पॉन्स क्रिएट किया, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ करवाना। वहीं अगर मैं बात करूं एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो उनका रिसेप्टर डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। वो अंदर आया हार्मोन, उसने अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, कॉम्प्लेक्स बनाया और डायरेक्टली उस एमआरएनए के अंदर चेंजेस किया, जिससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ गया, जैसे टिश्यू की ग्रोथ करवाना या डिफरेंशिएशन करवाना। तो ये दो होते हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। यहाँ पे हम आपका चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ।